इसी को रिपीट। हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। पिछले क्लास में हम लोग बर्नौलीज देखे थे यार। बर्नौलीज का एप्लीकेशन नहीं देखे थे, थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट सब बना हुआ है जो बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है या बर्नौली इक्वेशन पे काम करता है। उसमें से पहला जो है दैट इज कौन सा ट्यूब लिखाए थे? नहीं, वेंचुरीमीटर, ठीक है। वेंचुरीमीटर यूज किया जाता है लिक्विड फ्लो, नहीं पढ़ाए थे ना, लिक्विड फ्लो वेलोसिटी पता करने के लिए या वॉल्यूम फ्लो रेट पता करने के लिए, कुछ ऐसा होता है। सुनिएगा मेरी बात, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं। दोबारा के लोग को नहीं बताए थे। ओके, हाँ, वेंचुरीमीटर नहीं बताए थे ना? हाँ, आप लोग वेंचुरीमीटर पढ़े हैं? हाँ हाँ, तो फिर पढ़ लो, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, सुनिए मेरी बात। चलो सुनो मेरी बात, ये वेंचुरीमीटर है, ठीक। इसका एरिया है A1 और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, ठीक है सर। तो एक बात बताओ, अगर हम दो पॉइंट ले यहां और यहां पर और यहां पर, क्या दोनों जगह वेलोसिटी सेम होगा? 1 और 2 पे वेलोसिटी सेम होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। तो यहाँ के वेलोसिटी को V1 बोल लेते हैं सर, और यहाँ के वेलोसिटी को इधर, ओके। तो A1 V1 बराबर, ऐसा क्यों? आइडियल फ्लो है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता है, तो एक सेकंड में जितना वॉल्यूम यहाँ से इन करेगा, यहाँ से उतना ही वॉल्यूम आउट करेगा। A इंटू V जो होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम इन किया या आउट किया। इज दैट ओके? ठीक है सर। अब जरा हमको बताइए कि 1 और 2 पे बर्नौलीज लगा सकते हैं? हाँ, 1 और 2 दोनों सेम लेवल पे लिए हैं, किसी भी रेफरेंस लेवल से हाइट देखेंगे तो सेम ही आएगा, है ना। क्या लिखेंगे? P1 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। यस और नो? रो GH कैंसिल हो गया। तो अब जरा हमको बताओ, लिख गए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो, दैट ओके? तो मुझे ये बात बताइए कि V2 ज्यादा है, तो V2 ज्यादा है तो P2 कम हो जाए, P2 और V1 कम है तो P1 तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस क्या हो जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इज दैट ओके? अच्छा, एक बार बताओ कि यहां और यहां प्रेशर अलग अलग है, तो होता है उसकी वजह से कि इसमें कुछ लिक्विड राइज कर जाता है, ठीक है, इसमें भी कुछ, ठीक है। अब अगर हम देखें कि डिफरेंस ऑफ लेवल, दोनों लेवल में डिफरेंस, तो दोनों लेवल में डिफरेंस कितना है? डेल्टा H का। कितने का? डेल्टा H का। इज दैट ओके? तो अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं तो क्या लिखूंगा? ये वाला हाइट तो दोनों के लिए सेम है ना दोस्त, ये वाला हाइट तो
तो अगर हम P1 और P2 में प्रेशर डिफरेंस देखेंगे तो P1 क्या हो जाएगा, P0 प्लस रोजी डेल्टा एच प्लस रोजी, ये भी जो भी हाइट होगा, और यहां पर अगर इसको कैपिटल एच बोलेंगे तो ये भी कैपिटल एच। तो P1 को मैं क्या लिखूंगा, P0 प्लस रोजी डेल्टा एच प्लस रोजी एच, और P2 को क्या लिखूंगा, P0 प्लस रोजी एच। यस और नो? ये हो गया P1 और ये हो गया P2। तो यार P1 माइनस P2 क्या होगा, रोजी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वही यहां भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 एंड 3 सेम। तो वहां से हम लोग का क्या आएगा इक्वेशन, रो जी डेल्टा एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो कैंसिल आउट हो गया। तो 2G डेल्टा एच बराबर V2 स्क्वायर माइनस, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों में V1 V2 वेरिएबल है। दोनों को हम अगर डेटा दिया जाएगा तो दोनों सॉल्व किया जा सकता है, हाँ है ना? तो इस 3 और 4 1 एंड 4 यूजिंग 1 एंड 4 V1 का वैल्यू पता चल जाएगा, और V1 को A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा, या V2 को A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। इज दैट ओके? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम फ्लो रेट। एनी वॉल्यूम फ्लो रेट जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा। इज दैट ओके? वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे, खट से वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक, तो आप देख लीजिए V1 V2 डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इस दोनों इक्वेशन से। सो दिस इज वेंचुरीमीटर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कहीं कोई पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस पाइप में ये वेंचुरीमीटर जाकर के फिट कर देते हैं। ठीक है, अब कितने वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है यहाँ पे, वो V1 या V2 हमको निकालना, V1 ही निकालना है रेट से। तो ये हाइट मेजर कर लेते हैं पहले, हाइट मेजर करने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और फिर V1 V2 के लिए ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ से V1 V2 निकल जाएगा। ठीक है सर, लिख लीजिए जल्दी। दिस इज हाउ वेंचुरीमीटर वर्क्स। आगे बढ़ो। एक होता है पिटॉट ट्यूब। क्या होता है? जनरली जो पिटॉट ट्यूब यूज किया जाता है वो एयर का वेलोसिटी, एयर फ्लो का वेलोसिटी पता करने के लिए। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। सुनना ना, हेलो, फ्लूइड फ्लो कर रहा है एयर जैसा ही कुछ। अच्छा, इसमें क्या करते हैं पता है, जैसे ये फ्लूइड जा रहा है, ठीक, यहां पर तो बड़ी जोर से जाएगा, बहुत वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से नहीं, एकदम यहां पे जाके उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सॉरी, यहां पे v2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। v1 बराबर तो v है, v2 बराबर काहे कि फिर ये ऐसे फ्लो करके किधर जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए रहते हैं, कुछ मरकरी भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? मरकरी। ठीक है, इसमें कुछ मरकरी भर देते हैं। ठीक है सर, तो जनरली जो ये जा रहा है वो एयर है, मोस्टली मान लेते हैं एयर का डेंसिटी रो ए है। ठीक है, नेग्लिजिबल ही होता है। अगर हम मरकरी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हो सकता है कोई दूसरा फ्लूइड है तो उसका डेंसिटी को रो ए मान लिए। ठीक है, अब जब मुझे बताइए कि 1 और 2 में कहां प्रेशर ज्यादा होगा? दोनों सेम लेवल पे है, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर इज तो जहां पे वेलोसिटी कम वहां प्रेशर, तो अपन क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 बराबर
हाफ रू, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा और यहाँ पे प्रेशर कम। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, अगर हम देखेंगे कि इस लेवल को यहां पे, तो दोनों आर्म में मरकरी के लेवल का एक डिफरेंस है। ठीक, वैसे तुम ऐसा कह सकते हो कि इसमें क्या भरा हुआ है, ये क्या हुआ, ऐसा आप कह सकते हो कि इसमें भी क्या भरा हुआ है, एयर। नहीं, ठीक है, इसमें भी क्या भरा हुआ, एयर। यहां का एयर रुका हुआ, यहां का भी एयर रुका हुआ। तो यहां से नीचे जाते हैं हम लोग, तो ये जो ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 प्लस रो एयर जी। इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल H, इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल H। तो P2 प्लस रो एयर जी इंटू H प्लस डेल्टा H। यस और नो, ये यहां का प्रेशर हो गया, और यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो एयर जी H प्लस, नहीं, रो एयर जी H प्लस रो एम जी डेल्टा H। यस और नो, इस दोनों प्रेशर को बराबर कर दें तो रो एयर जी एच, रो एयर जी एच खत्म हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इस दोनों को बराबर करेंगे, देखना इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, तो 3 बराबर 4 लिख सकते हैं, रुका हुआ लिक्विड है ये वाला मरकरी। तो 3 बराबर 4 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P1 प्लस रो ए जी एच काट देते हैं, रो एम जी डेल्टा H इज इक्वल टू P2 प्लस रो ए जी डेल्टा H, सॉरी रो, हाँ, रो ए जी डेल्टा H, रो ए जी कैपिटल H, रो ए जी कैपिटल H कट गया। अब यार डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है, अगर हम यहां पर देखेंगे, जैसे वहां पे लिखे थे ना P2 माइनस P1, तो यहाँ पे P2 माइनस P1 कितना लिख देंगे बताओ तो जरा, P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, रो एम माइनस रो एयर जी डेल्टा H। इज दैट ओके, बोलो। और इसको लगभग लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 इज अप्रोक्सीमेटली रो एम जी डेल्टा H, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि एयर का डेंसिटी मरकरी के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। इज दैट ओके। अब जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 पे और इक्वेशन नंबर 2 पे, नहीं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, तो दोनों का के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, दोनों P1 माइनस P2 को बराबर, P2 माइनस P1 को बराबर कर सकते हैं ना। तो हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो एम जी, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रो एम जी डेल्टा H डिवाइडेड बाय, जो भी ये रो किसका था जी, एयर था ना, हाँ, रो एयर लिख देना, ये भी रो एयर ही था ना, हाँ, तो रो एयर जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है। इज दैट ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, खाली डेल्टा H पता कर लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, खट से हमको क्या मिल जाता है, V1। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो दिस इज हाउ पिटोट ट्यूब वर्क्स। बहुत रेयर है कि तुमको सवाल आएगा, लेकिन आएगा भी ना तो तुमको इतना नहीं करना है, ये बात अगर याद रखोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है सर, एयर की जगह कोई और फ्लूइड होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन हाँ मतलब वो फ्लूइड का डेंसिटी ठीक ठाक होगा तो आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर में जो रो एम लिखे हैं वहां पे रो एम माइनस रो ए आ जाएगा। इज दैट ओके। सो दिस इज हाउ पिटोट ट्यूब वर्क्स। एक चीज होता है शिफॉन ट्यूब, स्पेलिंग क्या होता है, गांवों में कभी मिट्टी तेल लाने गए हो उसके यहाँ से, जो PDS होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, जहाँ पे ये सब भी मिलता है, गेहूं चावल सब भी भारत सरकार उपलब्ध कराता है। दिवाली के टाइम पे मिट्टी तेल भी उपलब्ध कराता है, गए हो कभी कि नहीं,
वहां देखे हो कोई चीज प्रक्रिया? पाइप से तेल निकालता है। उसमें क्या करता है कि पहले ये जो ड्रम है इसमें पाइप डुबा देता है, नहीं ठीक, पाइप डुबा देता है, ठीक, इसमें पाइप डुबा देता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा एयर सक करता है। उससे क्या होता है, यहाँ का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो लिक्विड बाहर, जब एक बार आने जाता है तो थूक देता है उसको और फिर पानी वो जो भी मिट्टी तेल है वो आते रहता है ना। लेकिन ये चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा, तुम शायद अगर ध्यान दियोगे तो ये जो पाइप है इसको ऊपर नहीं रखता है, मतलब इसको अगर ऊपर रख देगा तो फिर पानी मतलब तेल नहीं निकलेगा, उसको नीचे इस ये जो फ्री सरफेस है उससे थोड़ा नीचे रखता है। ये तुम एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हो, घर में भी चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बाल्टी में पानी रख के और कोई पतला पाइप हो तो इस फ्री लेवल से नीचे रखता है तभी पानी आता है, ठीक। तो बेसिकली हम लोग उसी प्रक्रिया को देख। अच्छा दूसरी बात कि अगर तुम इसके हाइट को ना, इसके ये जो ऊपर वाला हाइट है, इसके हाइट को हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचा दोगे तब ये नीचे पानी नहीं आएगा। इसका भी एक लिमिट है कि ये वाला हाइट कितना रहे, लेट्स से दिस इज H1, ये H1 कितना रहे उसका भी एक एक्सप्रेशन है। और H2 के बारे में तो तुमको अभी हम वर्बली बताए हैं, बाकी एक्सप्रेशन से भी बता देंगे कि ये H2 भी जो है वो जीरो तो नहीं हो, मतलब इससे नीचे रहे ऊपर नहीं जाए, ये भी है। तो क्या हम लोग थोड़ा सा इसमें बर्नौलीज वगैरह लगा करके शिफॉन ट्यूब का जो वर्किंग प्रिंसिपल तो खैर बता दिए, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो है वो सब डिस्कस कर लें। 3-4 पॉइंट रखते हैं इसमें, है ना। ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 1, यहां वाला पॉइंट 2। 1 और 2 दोनों सेम लेवल पे है, लेकिन 1 जो है वो एयर के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, और 2 जो है वो पाइप के अंदर है। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं 3, सेम लेवल पे एक पॉइंट ले लेते हैं 4, और जहां पानी निकल रहा है या सॉरी जो लिक्विड निकल रहा है वहां पर 5, और लिक्विड के वेलोसिटी को हम लोग भी बोल देते हैं, ठीक है सर। पहले वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है सर। वेलोसिटी के बारे में चर्चा करें, क्या बोलेंगे बताओ। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंटेनर, ठीक है। स्मॉल ए इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल ए, ठीक। अब जरा बताओ V1 ऑलमोस्ट, ऐसा क्यों बताए हुए हैं, जैसे स्मॉल ए इंटू भी बराबर कैपिटल ए इंटू V1, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाता है, स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इंटू भी, और V का वैल्यू जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, √2GH अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर, यही होता है ना। तो बेसिकली कैपिटल ए बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये वाला चीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल दिए यहाँ पे क्या चीज कि V1 इज नेग्लिजिबल, क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप इज very small compared to what, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंटेनर, ठीक है सर। चलिए अब जरा हमको बताइए 2, 3, 4, 5 वेलोसिटी में, पहले आंसर लिखने का मेरा जो आदत है, ये सारे वेलोसिटीज के बारे में बताओ। हाँ फोन बता, हाँ सारे वेलोसिटीज के बारे में बताओ। ये चारों वेलोसिटी बराबर लिख सकते हैं, पाइप के अंदर है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो A1 V1 बराबर A2 V2 अगर करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो ये चारों वेलोसिटी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का पक्का। अब हम बर्नौलीज लगाना चाहते हैं, अब हम
कोई 2-3 पॉइंट के बीच में बताओ, किस किस पॉइंट के बीच में बर्नौली लगाए। पहले हम 1 और 5 के बीच में लगा लेते, ठीक है। बर्नौली बिटवीन डबल एल होता है बर्नौ, हाँ ठीक है ना, बिटवीन 1 and 5। बताओ 1 पे प्रेशर कितना, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेवल 0 लेवल किसको मानोगे, इसी को मान ले, तो प्लस 0 प्लस हाफ रो बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू, यहां का प्रेशर ये बाहर में है, पी नॉट प्लस प्लस नहीं होगा माइनस रो जी H2, यस और नो, अब प्लस वी स्क्वायर, पी नॉट गया, रो जी H2 क्या आया, हाफ रो वी स्क्वायर, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2g H2, यस और नो। तो इसका क्या मतलब है कि अगर H2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे नेग्लिजिबल वेलोसिटी से आएगा, है ना, ऊपर चलेगा नहीं, नीचे ही चलेगा। बोलो, जो पहला बात बोले थे समझ में आ गया। अच्छा, अब बर्नौली लगाना चाहते हैं हम, बोलो 3 और 5 के बीच में लगा ले, हाँ 3 और 5 के बीच में लगाए। बर्नौली बिटवीन 3 and 5 ना, बर्नौलीज बिटवीन 3 and 5, 3 and 5 पे कर लेते बेटा, ठीक। तो 3 पे क्या लिखेंगे, P3 प्लस ये लेवल 0 मान लें, तो कितना हो जाएगा, रो जी प्लस हाफ रो इज इक्वल टू, यहां वाला प्रेशर पी नॉट माइनस रो जी H2 नीचे आ गया, समझ रहे हो ना, प्लस हाफ रो बी स्क्वायर से हाफ रो बी स्क्वायर, तो P3 का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी P3 का वैल्यू कितना हो गया बेटा, पी नॉट माइनस रो जी H1 प्लस, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, यहां का प्रेशर कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। सो अपन ये कह सकते हैं दोस्त, P3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पी नॉट माइनस रो जी H1 प्लस H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो। तो पी नॉट बाई रो जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू H1 प्लस, तो H1 प्लस H2 जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू पी नॉट बाई रो जी, यस और नो। तो H1 प्लस H2 का वैल्यू जो होना चाहिए पी नॉट बाई रो जी से कम होना चाहिए, पी नॉट बाई रो जी से, उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर पानी नहीं फ्लो, मतलब लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। और किसी के बीच लगाना है बर्नौलीज, 2 और 4 के बीच लगा लेते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 2 और 4, पहला से समझ में आया कि हाइट कितना रखना है, और दूसरा से H1 प्लस H2 कितना रखना है, नहीं, बर्नौलीज बिटवीन 2 and 4 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। P2 प्लस रो जी एच कितना हो गया, 0 प्लस हाफ रो, अब 4 पे क्या होगा, P4 प्लस सेम लेवल है, प्लस हाफ रो बी स्क्वायर खत्म हो गया, तो P2 बराबर क्या हो गया, और कोई बात करना है, समझ में आया बात। दिस इज हाउ सिफॉन ट्यूब वर्क, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुमको इससे बन जाएगा, ठीक है, देख लो। सुनिएगा, एक चीज होता है एटोमाइजर,
बेसिकली स्प्रे जैसा मशीन, ज्यादा नहीं बताना, खाली बताना है कि क्या हो रहा है। अगर यहां पर एयर वगैरह है, ठीक है, इसको हम जोर से दबा दिए, ठीक, तो यहां पर तो नेग्लिजिबल वेलोसिटी होगा, लेकिन जब पाइप में जाएगा तो इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तो पता है 2 पॉइंट है 2 और 1, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, तो सेम ही है। यहाँ पे वेलोसिटी नेग्लिजिबल है और यहाँ पे वेलोसिटी बहुत, तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर है ना, तो इस जगह पे प्रेशर कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो एटमॉस्फेयर, लेट से ये ओपन है, लेट से ये ओपन, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर P2 लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये चल करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और फिर यहां से एयर आ ही रहा है, उससे मिल करके बाहर निकल जाएगा स्प्रे की तरह, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस तरीके से भी हम लोग काम, मतलब ये भी जो है सो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही काम करता है, इज दैट ओके। उसके अलावा एक जो है स्विंग ऑफ बॉल, बॉल स्विंग कैसे करता है, फास्ट बॉलर सब जो स्विंग कराता है बॉल को, कराता है ना, देयर आर 2 थिंग्स, वन इज स्पिनिंग ऑफ बॉल, अनदर इज स्विंग। स्पिनर तो क्या करता है कि गिरता है जब बॉल, उसके बाद कटता है, ठीक है, और एक होता है कि हवा में ही पहले घूमता है, फिर गिरने के बाद तो और ज्यादा अंदर जाता है या बाहर आता है ना। तो फास्ट बॉलर का एक बहुत घातक हथियार होता है वो, नहीं, क्योंकि बॉल को स्विंग कराने का। एक और उसका होता है रिवर्स स्विंग भी होता है, खैर वो रिवर्स स्विंग तो पुराने बॉल से होता है, एक साइड को थोड़ा ज्यादा रफ कर देते हैं। तो एनीवे स्विंग, बॉल स्विंग कैसे करता है थोड़ा सा उसको समझते हैं, ठीक। तुम लोग में से कितने लोग ड्यूज बॉल देखे हुए, अच्छा बॉल स्विंग करने वाला जो है ड्यूज बॉल तुम देखे हुए, तुम बॉल स्विंग करना ड्यूज में उतना नहीं भी देखोगे, प्लास्टिक का जो हल्का बॉल होता है उसमें तो बहुत ज्यादा तुम स्विंग देखे होगे, ठीक है। तो ड्यूज बॉल मान लो ऐसा है, ठीक है सर, और ये क्या है, सीम, धागा जो उस पे रहता है ना, है ना। बॉल को भिन्न भिन्न तरीके से तुम रोटेट करा सकते हो, एक है कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दो, नहीं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दो, ठीक, बॉल जो है उसको ऐसे रोटेट करो, मलिंगा बहुत करता है ना, बॉल जब ऐसे फेंकता है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बॉल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है ना, बॉल का हर एक पॉइंट, इज दैट ओके। तो मान लो कि ये वर्टिकल एक्सिस है, उसके अबाउट बॉल ऐसे से घूम रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक, ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, इस तरीके से रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, वो अपना कलाकारी होता है उसका, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब ये बॉल जाएगा, एक काम करते हैं हम लोग, बॉल पे, बॉल तो जा रहा है किसी भी वेलोसिटी से, ये रुका हुआ है, थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, बॉल पे बैठ जाते हैं, बॉल पे बैठ जाते हैं। तो अगर बॉल पे बैठ जाएंगे तो हमको एयर आगे जाते हुए दिखेगा, नहीं, मतलब बॉल आगे जाते हुए दिखेगा नहीं, वो क्या दिखेगा, एयर पीछे आते हुए। हम बॉल पे एक बार बैठ गए और हम कौन सा व्यू बना रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक, ऐसे से घूम रहा है, ये सीम है बॉल का, ये बॉल का सीम है, ये ओमेगा से घूम रहा है सर, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, आर ओमेगा इधर, और इस पॉइंट का, ठीक है। लेकिन बॉल हमको आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा, हमको क्या दिखेगा, हमको क्या दिखेगा, ऐसे एयर पीछे आते हुए दिखेगा, है ना, एयर पीछे आते हुए दिखेगा,
इधर वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कुछ v, मतलब v नहीं, माने एयर का जो, चूंकि फ्रिक्शन है ना, तो एयर का मॉलिक्यूल इसको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा वेलोसिटी इधर देगा और इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा वेलोसिटी इधर देगा। तो होगा क्या कि इस पॉइंट का वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। जैसे ऐसे घूम रहा है ना बॉल, ये वाला पॉइंट भी आर ओमेगा से जा रहा है, ये आर ओमेगा से जा रहा है, लेकिन जो एयर आ रहा है वो इधर वाले आर ओमेगा को बढ़ा दे रहा है और ऊपर और टॉप वाले के वेलोसिटी को थोड़ा ऐसे ऐसे घूम रहा था, एयर आया ऐसे, ठीक। तो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में एयर अगर फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी थोड़ा बढ़ गया, और ये जिधर जा रहा था ये पॉइंट, उसके ऑपोजिट में एयर अगर थोड़ा फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी थोड़ा घट गया, है ना। लेट्स से देयर 2 पॉइंट, दिस इज पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। दोनों जो लेवल है वो सेम है, देखने में दोनों लेवल अलग लग रहा है क्या, टॉप व्यू बनाए हैं, क्या बनाए हैं, तो ये दोनों जो है पॉइंट, ये दोनों कुछ ऐसे है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, सेम लेवल पे हुआ ना, इज इट ओके। तो रो जीएस दोनों के लिए सेम। अब देखो यहां 2 वाले पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा, V2 इज ग्रेटर देन, तो P2 इज स्मॉलर देन, तो यहां वाला प्रेशर ज्यादा और यहां वाला प्रेशर, तो प्रेशर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। प्रेशर क्या करे, प्रेशर की वजह से देयर विल बी फोर्स। यहां पे किधर फोर्स होगा, अंदर की तरफ नहीं, यहां पे किधर फोर्स होगा, अंदर की तरफ, P1 इंटू जो भी एरिया है, और यहां पर अंदर की तरफ P2 इंटू जो भी एरिया, यस और नो। तो P1 ज्यादा होगा ना P2 से, हाँ, तो किधर की तरफ घुसेगा, जैसे बॉल को फेंक दिए थे, ऐसे घूमते घूमते जा रहा था, अब उसकी वजह से फिर वो किधर जाएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर वाला फोर्स ज्यादा हो जाए। दैट इज इन स्विंगर फॉर राइट हैंडर बैट्समैन, है ना, बोलो नहीं समझ में आया, ऐसे ही करते हैं, ठीक। अब वो कलाकारी है उसका कि वो बॉल को कैसे घुमाए, ऐसे घुमाए ऐसे घुमाए, कई बार तो ऐसे भी घुमाया था हवा में, बॉल थोड़ा नीचे की तरफ भी डिप कर सकता है, ऊपर की तरफ भी डिप कर सकता है, मतलब राइज कर सकता है, ठीक है सर। सो दैट इज वन थिंग, मतलब चीज समझ लो कि कैसे कर रहा है। एक तुम कह रहे थे एरोडायनेमिक लिफ्ट, है ना, जैसे दो वो चीज होता है, एक तो जैसे एरोप्लेन वगैरह, जैसे एक एयरफॉइल है, क्या है, एयरफॉइल माने हुआ जैसे माने एरोप्लेन वगैरह के ऊपर जो डैना पे लगा रहता है ना, ठीक है, उसका शेप कुछ इस तरीके का, ठीक। तो अब एक बात बताओ कि मान लो लिक्विड मतलब एयर फ्लो हो रहा है, तो यहां और यहां दोनों के वेलोसिटी में फर्क हो सकता है, क्यों होता है, वो इसके बनावट पे, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, इन सब चीजों पे भी निर्भर करता है। लेकिन चूंकि एयर आ रहा है और दोनों जगह का स्मूथनेस, शेप अलग अलग है, तो 1 और 2 दोनों पे वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो अगर 1 और 2 पे वेलोसिटी अलग अलग होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस, दोनों लगभग सेम हाइट पे है, ठीक है। अब जहां पे मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए हम तुमको कह रहे हैं कि V1 इज ग्रेटर, V1 इज ग्रेटर, तो वहां का प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर हम कह रहे हैं कि V2 इज स्मॉलर, तो P2 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो अब V1 इज ग्रेटर देन V2 कैसे करते हैं, वो इंजीनियर का काम है, वो इंजीनियर का काम है, बट इट विल मेक श्योर कि यहाँ पर एयर का वेलोसिटी ज्यादा हो और यहाँ पे एयर का वेलोसिटी कम हो। तो जैसे ही एयर का वेलोसिटी कम होगा, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, तो P1 इज लेस देन P2, है ना। तो हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, दैट विल बी P2 माइनस P1, P2 ज्यादा P1 कम, है ना। तो ये फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, फोर्स कितना लग जाएगा, F अपवर्ड, F थ्रस्ट अपवर्ड, F थ्रस्ट अपवर्ड, वो कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा हाफ रो ए V1 स्क्वायर माइनस, यही अपवर्ड होगा, ठीक। इसी से जो है वेट को बैलेंस किया जाता है, कोई भी एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है। और कोई चीज तो नहीं बच गया, बुखार वाला, ये सेम है, सेम सेम, जैसे तूफान आता है कई बार, तो तूफान में
ये झोपड़ी है, ठीक है सर, ये झोपड़ी है, ठीक, फुल मोबाइल यूज कर रहा हूँ, है ना, ये झोपड़ी है, ठीक, और इसमें 2 पॉइंट हैं, दिस पॉइंट 1 एंड दिस पॉइंट 2। एयर आया बहुत तेजी से, ठीक, साइक्लोन वाला ऐसे चला गया। अंदर वाला वेलोसिटी अगर हम लोग दोनों लगभग सेम लेवल पे है तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक, एच तो दोनों का सेम है। अब देखो 1 का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, 2 का वेलोसिटी बहुत कम, अंदर वाला एयर झोपड़ी के अंदर तुमको उतना तूफान फील नहीं हो, खाली आवाज सुनाई देगा, है ना, बाहर में तो हवा का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो V1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू V2, तो P1 विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो गया। अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या करता है, फोर्स लगाता है, इधर कितना लगा जाएगा P2 इंटू ए, और इधर है ना, तो P2 इंटू ए ज्यादा है तो ये बाहर की तरफ पुश करेगा। यहाँ पे हम बांधे हुए हैं रस्सी से, अगर रस्सी के ब्रेकिंग स्ट्रेस से भी ज्यादा फोर्स लग जाता तो फिर छप्पर उड़ जाएगा, ये दोनों का नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ आएगा ना, दैट ओके, इसीलिए तूफान में फूस का घर सबका छप्पर उड़ जाता है, या बाकी भी अगर वो एस्बेस्टस लगा होता है वो सब, ठीक है सर। बेसिकली ये अभी हमको पढ़ाना है सरफेस टेंशन, आगे बढ़े, इसमें कुछ लिखना है। हाँ बच्चों, अब हम लोगों को एक चीज पढ़ना है, दैट इज सरफेस टेंशन। कुछ जगहों पे ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी पढ़ाया जाता है, इलास्टिसिटी जहां पढ़े थे वहीं पर, तो जब फ्लूइड के बाद इलास्टिसिटी पढ़ाया जाता है तब सरफेस टेंशन उसके साथ इंक्लूड कर लेता है। क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है, अगर फ्लूइड से आएगा तो देयर आर हाई चांस कि आपको सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आ जाए। तो थोड़ा सा सरफेस टेंशन देख लें। देखो, एक नाव पानी में फ्लोट कर रहा है और एक पत्ता कभी कभी वही पानी में फ्लोट कर रहा है, ट्री का लीव्स, या कई बार छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर चलने भी लगता है। तो उस पत्ता के फ्लोट होने में और नाव के फ्लोट होने में दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस है। नाव को फ्लोट कराने के लिए क्या है, नाव का कुछ पोर्शन डूबा हुआ है तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है जिसकी वजह से बॉयंट फोर्स लग रहा है, लेकिन पत्ता वगैरह का देखोगे तो डूबा हुआ वो सरफेस पे ही अटका हुआ है ना, या कोई कीड़ा वीड़ा बहुत हल्का कीड़ा होता है तो वो सरफेस पे चलने भी लगता है ना। तो अगर कोई चीज डूबा हुआ नहीं है और फिर भी उसके वेट को कोई बैलेंस कर रहा है तो कौन बैलेंस कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये लिक्विड सरफेस है, ठीक, यहां पे हम लोग कोई पत्ता या कीड़ा या कोई मटेरियल रखे और वो फ्लोट कर रहा है, ठीक, इसका कोई वॉल्यूम सबमर्ज तो नहीं है लेकिन फिर भी फ्लोट कर रहा है तो इसके वेट को कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। इसके वेट को कौन बैलेंस करता है, कौन। अब लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है, इसके वेट को बैलेंस करता है सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स। होता क्या कि लिक्विड का सरफेस पे देयर इज अ सरफेस टेंशन, देयर इज अ सरफेस, क्या मतलब है इसका। लिक्विड जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच आपस में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो होता क्या है कि यहाँ जो एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ जो एक मॉलिक्यूल होगा उसको चारों तरफ से जो सेम टाइप का मॉलिक्यूल है वो उस पर फोर्स लगा रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। वो फोर्स जो है ना सर, अगर उस फोर्स वर्सेस आर का कर्व बनाते हैं तो ऐसा बनता है, ठीक है, वो फोर्स वर्सेस आर का कर्व ऐसा बनता है मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है ना। एक्स्ट्रा दूरी लाने के बाद रिपेल भी करता है, ज्यादा दूरी ले जाने के बाद फिर अट्रैक्ट भी करता है। लेकिन
ये एक दूरी है लगभग लगभग 0 फोर्स लगने लगता है, कम 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पे, ठीक है। कोई एक मॉलिक्यूल है, उससे 10⁻⁻7 सेंटीमीटर दूरी पे जो कोई दूसरा मॉलिक्यूल है वो लगभग नेग्लिजिबल फोर्स लगा रहा होगा। मतलब इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना दो, इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना दो, कितना रेडियस का, 10⁻⁻7 मीटर रेडियस का, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर रेडियस का। उस रेडियस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा होगा। इज दैट ओके सर? ठीक है। ये सारे फोर्स कैसे होंगे? कोहेसिव फोर्स, सब तरफ बराबर बराबर टाइप का फोर्स लग रहा होगा, ठीक। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे, सरफेस पे, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे उसके एक साइड में लिक्विड होगा और दूसरी साइड में एयर होगा, है ना। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। आपने एडहेसिव वर्ड सुना ही होगा गोंद और फेविकॉल सब में, है ना, ठीक। वो दो भिन्न भिन्न टाइप के चीजों को चिपकाता है, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स यहां पे लग रहा होगा, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, ठीक है सर। और अंदर की तरफ लग रहा होगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है सर। अब इसमें क्या होता है ना, अनबैलेंस होता है, इसमें फोर्स का अनबैलेंस होता है। लिक्विड लिक्विड के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होता है, लिक्विड और एयर के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होता है। तो ये जो अनबैलेंस होता है, इसकी वजह से यहां पर जो लिक्विड सरफेस है वो थोड़ा कैसा बिहेव करने लगता है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह। जो भी ये लिक्विड सरफेस है, लिक्विड का सरफेस, वो बिहेव करने लगेगा एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कि रबर जैसा है। कैसा बिहेव करने लगेगा? एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कि रबर जैसा है। और कैसा रबर है? खिंचा हुआ रबर, ठीक है मेरा बात। तो तुम सोचो कि ये एक रबर का सरफेस होता, एकदम खिंचा हुआ, तो जैसे ही हम इसके ऊपर कोई चीज रखते तो वो थोड़ा डिफॉर्म होता, और डिफॉर्म होता तो क्या करता? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता। वैसा ही चीज हो रहा है यहां पे, वैसा ही चीज हो रहा है यहां पे, ठीक है। यहां पे ये जो सरफेस था वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा था। अब हम उसको क्या कर दिए? डिफॉर्म कर दिए। तो फिर वो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स इधर लगाने लगा, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो और उसका वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है। सरफेस टेंशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड का जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, इट बिहेव्स एज अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। और फिर इसके कोशिश क्या होगा? हमेशा अपने सरफेस एरिया को कम करने का। अगर कोई खिंचा हुआ मेम्ब्रेन है, उसका कोशिश क्या होगा? जो इलास्टिक फोर्स होगा वो क्या करेगा? सरफेस एरिया कम करने का। तो वो जो इलास्टिक फोर्स हम बोल रहे हैं स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन में, वही यहां पे वो इलास्टिक फोर्स कौन होगा? सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स। सरफेस टेंशन होता है वो दैट इलास्टिक फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इज दैट ओके? मेरा बात समझ में आया? तो एवरी सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स एज अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। अब उसको हम थोड़ा समझे। मान लीजिए कि ये है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये है ठीक, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। तो अगर तुम देखोगे ना एक इमेजिनरी लाइन, तो उस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ क्या लग रहा होगा? स्ट्रेचिंग फोर्स। उस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ क्या लग रहा होगा? स्ट्रेचिंग। इस साइड का नेट फोर्स को F बोल दो, या इस साइड के नेट फोर्स को F बोल दो। और ये लेंथ को हम लोग बोल देते हैं L। ये जो लेंथ है उस लेंथ को हम लोग बोल लेते हैं L। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? F/L। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मतलब सरफेस टेंशन के उत्पत्ति का कारण क्या है? इम्बैलेंस ऑफ फोर्स एट द लिक्विड surface. Imbalance of which force? Cohesive and adhesive force, due to which the free surface of liquid behaves as stressed membrane, ठीक है। और the force per unit length
on any imaginary line is called surface tension. Surface tension is force per unit length. ये फोर्स का कोशिश क्या होगा, लिक्विड सरफेस को फिर से एरिया को जितना कम से कम कर सके। तो कुछ बात है जो हम आपको लिखाना चाहते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा लिखिएगा सरफेस टेंशन इज दैट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, surface tension is that characteristic property of a liquid, that characteristic property of a liquid by virtue of which free surface behaves as a stressed membrane, by virtue of which free surface behaves as a stressed membrane, free surface behaves as a stressed membrane. And free surface possess a tendency to contract, so as to acquire minimum possible surface area, so as to acquire minimum possible area. सरफेस टेंशन पैरा चेंज करके, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इज that surface tension is stretching force per unit length. Stretching force per unit length. Its unit is Newton per meter. पैरा चेंज करके, the surface tension of liquid arises from unbalanced molecular cohesive and adhesive force. हाँ सर, सुनिएगा मेरी बात। जैसे एक काम करो, मान लीजिए हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है, हमारे पास एक फ्रेम है, विड्थ कितना है इसका L, विड्थ कितना है इसका L, और इस पर एक वायर है, कैसा वायर है, मासलेस वायर है। अभी हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं पता है, सरफेस टेंशन को विजुलाइज कराना चाह रहे हैं आपको, मासलेस वायर है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ग्रेविटी के बावजूद भी मास तो है नहीं, ठीक। अब फिर हम लोग क्या किए सर, यहाँ पर इसको एक सोप फिल्म में
डुबा दिए, इसको किस फिल्म में डुबा दिए? सोप का सॉल्यूशन, ठीक है ना, झाग जो होता है, ठीक। तो इस पे एक क्या बन जाएगा, एक परत बन जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग सोप फिल्म, ठीक है सर। तो अब ये मासलेस वायर किधर जाएगा? यहीं रहेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि सोप फिल्म एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगाएगा, वो कोशिश क्या करेगा, सरफेस एरिया को, तो इधर और इधर से तो चांस नहीं है, रिजिड है। नहीं समझे मेरा बात? ये जो चीज ये विजुलाइज कर पाए तुम, ये क्या है, ये क्या है? तुम पहले ये सब विजुलाइज कर पाए कि ये एक क्यूबॉइड है, ये फिल्म जो है ये क्यूबॉइड है, थिकनेस उसका नेग्लिजिबल है ना। हाउ मेनी एयर एंड लिक्विड सरफेसेस आर देयर? एयर और लिक्विड का कितने इंटरफेस हैं? दो, एक ऊपर में और एक यहां वाला चीज को ध्यान से देखो, ये और ये, ठीक है। ये इसको समझो कि एक रबर है जो कि स्ट्रेस्ड है, इधर तो कोई चॉइस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट होने का, लेकिन यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होने का चांस, ठीक है क्या? तो इस दोनों को तो अभी भूल ही जाते हैं, ठीक है। यहां पर बताओ, यहां पर देयर आर टू सरफेसेस, एक अंदर की तरफ और एक, कितने लोग हैं जो इसको विजुलाइज कर पाए? जो ऐसा है, एक एयर का फिल्म, सॉरी सोप का फिल्म, तो एक इस साइड में सरफेस है और एक ये पतला है बहुत, है ना। तो यहां पर एक एल लेंथ का लाइन है, एल लेंथ का लाइन है लिक्विड और एयर इंटरफेस का, या सोप और एयर इंटरफेस का। वो इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? सरफेस टेंशन को मान लेते हैं हम टी। सरफेस टेंशन को क्या मान लेते हैं? सरफेस टेंशन बराबर टी, ठीक। तो यहां पर एक फोर्स लगेगा टी इंटू, और यहां पे भी फोर्स लगेगा टी इंटू। ये क्या करेगा, इसको ऊपर खींच के ले जाने की कोशिश करेगा। सवाल ये है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक। फाइंड एम इज इक्वल टू व्हाट? एम का वैल्यू क्या होगा, ये हमको पता करके बताओ। तो फिर एफबीडी में क्या क्या आएगा सर, हमको बताइए। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ tl, और तो 2t इंटू एल बराबर mg। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2tl बाई, कोई दिक्कत? पक्का समझ में आया बात? हाँ बोलो बोलो, जल्दी लिखो। अच्छा, ये सरफेस टेंशन जो है, ये वाला फोटो बना लिए थे ना F/L, कोई भी इमेजिनरी लाइन पे, ठीक। अब थोड़ा क्वेश्चन कराएंगे हम। एक क्वेश्चन है सर, तो देख लीजिए, वही सेम ही। कितना आ रहा है? 50 ग्राम। यही ना कह रहा है, इससे क्या डूट है, ये सोप फिल्म ना, ये मासलेस वायर ना। ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा? मान लीजिए इस पे हम कोई एम मास बांध दिए हैं, तो नीचे की तरफ mg, और ऊपर की तरफ जो ये टेंशन होगा वो क्या होगा? इस रस्सी में टेंशन कितना होगा? 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू एल, तो 2t यस और नो? तो 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना है, तो डाइन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक डाइन बराबर 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, पक्का। तो ये हो जाएगा 10 की पावर
5 न्यूटन, और डिवाइड बाय सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो नहीं, न्यूटन पर मीटर नहीं, दैट इज योर टेंशन, दैट इज योर मतलब सरफेस टेंशन नहीं। तो अब थोड़ा इक्वेशन लिख लें, कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू 25 गुना 10 की पावर -3 इंटू एल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 की पावर माइनस, और वो किसके बराबर हो जाएगा m इंटू जी तो 10 से कट जाएगा, m का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 गुणा 10 की पावर -5 kg है ना, तो दैट इज 50 गुना 10 की पावर -2 ग्राम, तो दैट इज 0.5 ग्राम। कौन 50 ग्राम बोल रहा था? अब यूनिट नहीं चेंज करने आएगा तो फिर क्या आगे बढ़ाएं, पक्का जो लिख लो। ये दो नहीं होगा ना, मतलब फाइनल आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सरफेस टेंशन की वैल्यू में दिक्कत है। ओके, सवाल पढ़ लीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है, कितने लोग समझा दोगे? देखो, एक रिंग है, क्या है, एक वो रिंग रखा हुआ है पानी के ऊपर, ध्यान से देखना, ये वो लिक्विड का सरफेस है, यस ठीक। इस पर क्या है रखा हुआ, रिंग, इस पर क्या रखा हुआ, रिंग, ठीक। इमेजिन करो कि ये जो पानी जिसको कह रहे हैं, इमेजिन करो कि वो हनी है, ठीक, तुम ज्यादा बेहतर इमेजिन कर पाओगे। अब हम जब इसको ऊपर खींचेंगे, जब इसको हम, तो क्या बनता हुआ दिखेगा तुमको, क्या बनता हुआ दिखेगा, थोड़ा दूर तक तो दिखेगा ना, थोड़ा ऊपर खिंचाएगा तो मन में फोटो बना नहीं, वो गाढ़ा सा लिक्विड इसके साथ ऊपर जा रहा है। जनरली वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर में भी वो हो सकता है, ठीक है सर, हम जानबूझ करके इतना ऊपर लाए। अब जरा बताओ नीचे की तरफ क्या, अच्छा लिक्विड के कितने सरफेस बने, एक इनर वाला और एक सिलेंडर बनता हुआ दिख रहा है, उसका कुछ थिकनेस है, नेग्लिजिबल थिकनेस है, ठीक। तो इनर और आउटर में 2 सरफेस बना। एफबीडी में क्या क्या आएगा सो बताओ, एक तो जो रिंग है उसका अपना वेट, प्लस यहां से एक फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से, कितना, T इंटू 2πr, और यहां भी एक फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से, T इंटू 2π, और हमको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इस दोनों के अगेंस्ट ऊपर खींचना पड़ेगा, यस और नो, बोलो। अब एक बात बताओ, अगर ये फिल्म टूट गया, ठीक है, जो चीज हम ऊपर खींच रहे हैं वो टूट गया, तो अब हमारा फोर्स कितना होगा, सिर्फ mg के बराबर। तो हम जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं वो किसकी वजह से लगा रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ फोर्स, माने जो फिल्म है उसके टूटने से पहले और टूटने के बाद जो डिफरेंस ऑफ फोर्स है सर, डिफरेंस ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, 2 गुना T गुना 2πr, यस और नो, इतना ही ना डिफरेंस ऑफ फोर्स है, इतना एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस फोर्स इज इक्वल टू 3 ग्राम वेट, 3 ग्राम वेट मतलब 3 ग्राम के वेट के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ kg इंटू g, दैट इज वेट,
अब सुन लेना मेरी बात, 4 पाई आर की जगह पे कितना 10/पाई इंटू 10 की पावर -2 इंटू सरफेस टेंशन कितना पता करना है 3 इंटू 10 की पावर -2। कोई दिक्कत बोलो, पाई से पाई कट गया, 10⁻⁻2 भी कट गया, तो टी का वैल्यू कितना हो गया 3/4 इंटू 10, तो 0.75 इंटू 10 की पावर -1, दैट इज 0.075 यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, विजुलाइज कर पाए? अब अगला सवाल हमको देने का मन है लेकिन हम देंगे नहीं, ये क्लियर है। हम ऐसा इसी में एक ऐसा रिंग लेते हैं, एनुलर रिंग। कैसा रिंग? एनुलर रिंग मतलब ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2 है ना, और तब इसको लिक्विड पे रख के ऊपर खींचते, तब इसको लिक्विड पे रख के ऊपर, तो फिर नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा T इंटू 2 पाई R1 और T इंटू 2 पाई, यस और नो? जो फिल्म ऊपर जाएगा उसका इनर रेडियस आउटर रेडियस अलग अलग है। पिछला केस में ये थिकनेस नेग्लिजिबल था तो T इंटू 2 पाई R T इंटू 2 पाई R कर दिया, ठीक है क्या? तो एक्स्ट्रा फोर्स जो हमको लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा T इंटू 2 पाई R1 प्लस T इंटू 2 पाई, अगर रेडियस अलग अलग होता है इसका। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक दो और सवाल इक्विलिब्रियम के कराएंगे, फिर थोड़ा सरफेस टेंशन में ही बदलेंगे चीज। आप इसको लिख लीजिए सर जल्दी, समझ में आ रहा है बात ना? हाँ सुनो ना, जैसे मान लीजिए आपको हम ऐसा देते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस है R, उसका रेडियस है R, और ये डूबा हुआ है आधा ही, ये आधा डूबा हुआ है किसमें लिक्विड में, लिक्विड का डेंसिटी है ρl, स्फीयर इज हाफ सबमर्ज्ड, स्फीयर इज हाफ सबमर्ज्ड इन लिक्विड। सरफेस टेंशन मान लेते हैं T, सरफेस टेंशन मान लेते हैं T। फाइंड डेंसिटी ऑफ स्फीयर, फाइंड डेंसिटी ऑफ स्फीयर। ये सवाल बिना सरफेस टेंशन के भी आ सकता है, तो बिना सरफेस टेंशन के आता तब तो सिर्फ बॉयंट फोर्स इसके mg को बैलेंस कर रहा होता नहीं, और लेकिन अगर हम सरफेस टेंशन का इफेक्ट लेंगे तो फिर एक और फोर्स आ जाएगा, है ना? तो बात करते हैं उस पर, जल्दी लिख लीजिए। नीचे mg, ऊपर बॉयंट फोर्स, और यहां पे क्या बनेगा एक रिंग टाइप का बनेगा। कितना कांटेक्ट सरफेस? सॉलिड है ना, तो स्फीयर और लिक्विड के बीच में कितना कांटेक्ट सरफेस? एक ना, तो यहां पर फोर्स क्या लगेगा, ये जो दोनों है, ये दोनों मिलाकर के मतलब पूरा बाउंड्री पे लगेगा ऊपर की तरफ, उसका वैल्यू कितना होगा T इंटू 2 पाई, इज दैट ओके? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, तो ये हो गया T इंटू 2 पाई R, एक ही ना? क्लियर है क्या? बोलो तो क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छा mg का वैल्यू क्या हो जाएगा ρ0 इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू जी, जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा ρl इंटू कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है 2/3 पाई R क्यूब इंटू जी, यस और नो? तो क्या लिखेंगे ρl इंटू 2/3 पाई R क्यूब इंटू जी प्लस T इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू ρ0 इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू जी, इज दैट ओके? तो सरफेस टेंशन का वैल्यू यहां से आ जाएगा ना,
सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर हम इसको उधर लेके चले जाएंगे, डेंसिटी ऑफ, अच्छा सॉरी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर पूछा है ना, हाँ तो ठीक है, यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्फीयर आ जाएगा रो नॉट का वैल्यू। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक और सवाल कराएंगे, जल्दी करो। सुनना, मान लो हमारे पास एक कोई ऐसा फ्रेम है, मेटालिक फ्रेम है, और इसमें हम लोग क्या किए, इसको कोई सोप फिल्म में डुबो दिए, कोई प्रॉब्लम, तो सोप फिल्म ऐसा इस पे बन गया, सोप सॉल्यूशन में डुबोए, सोप फिल्म ऐसा बन गया। अब इस पे क्या किए, एक धागा था बंधा हुआ, दोनों एंड बंधा हुआ उसका, लेकिन आर्बिट्रेरी शेप में हम इस पे रख दिए, ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या किए, उसके बाद क्या किए, इस बीच में नीडल से थोड़ा प्रिक कर दिए, माने छेद कर दिए इस बीच में, ठीक। तो फिर कैसा बन गया, ये धागा सर्कुलर बन गया, और इस सोप फिल्म कहां से कहां तक हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सरफेस टेंशन कोशिश करता है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का, तो यार जैसे प्रिक कर दिए तो अब इधर जो बचा हुआ था उसको मिनिमाइज करने का कोशिश किया, ठीक है, मिनिमाइज करने का कोशिश किया, तो यहां पर क्या किया, हर तरफ इक्वल फोर्स लगाया और वो कैसा शेप बन गया, सर्कुलर शेप बन गया, ठीक है। क्या सरफेस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश में है वो, ठीक है सर, बोलिए। तो अगर तुमको पेरीमीटर हम फिक्स कर देंगे ना, पेरीमीटर फिक्स कर देंगे, तो जो मैं अधिकतम एरिया वाला चीज बना सकते हो, दैट विल बी अ सर्कल, दैट विल बी अ सर्कल। और ये वाला जो एरिया मैक्सिमम है, तो बाकी जो सोप फिल्म वाला होगा दैट इज मिनिमम एरिया। इज दैट ओके? एनीवे, हमारा प्रश्न ये है कि सरफेस टेंशन को मान लेना S, सरफेस टेंशन को मान लेना S। अब इस धागे में कुछ टेंशन आया होगा ना, फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। आवाज क्या कर रहा है? तो फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन स्ट्रिंग, जरा बताइए। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए था, लेकिन बाबू मुझे एक बात बताइए, ये जो है इसमें इस धागे का एफबीडी अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, टॉप व्यू बना दे रहे हैं ऊपर से देखने वाला, तो ऊपर से देखेंगे सर्कल दिखेगा, सरफेस टेंशन किधर लगेगा, हाँ ऐसे लगेगा ना, नहीं ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, बाहर की तरफ। और अगर मान लीजिए ये वाला लेंथ को हम डीएल मान लेते हैं, यहाँ वाला लेंथ को डीएल, तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू डीएल। इस तरीके से ये भी सरफेस टेंशन इनटू क्या गो सरफेस, कितना लेयर, विजुलाइज कर पा रहे हो? ये जो है ये एयर के साथ एक लेयर बना रहा है और एक लेयर बना रहा है नीचे, हाँ है ना। तो सरफेस टेंशन लोअर लेयर पे भी काम करेगा, और तो जैसे ये T इंटू डीएल ऊपर में है, वैसे ही T इंटू डीएल नीचे भी होगा, है ना।
बोलो, कोई दिक्कत? पक्का होगा ना? अब ये सब क्या करेगा, नेट फोर्स तो जीरो करेगा, लेकिन रस्सी में टेंशन आएगा ना। एक बार बताए हुए थे इसका शॉर्ट ट्रिक तुमको, ये सारे रेडियल फोर्स का मैग्नीट्यूड का सम डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज योर टेंशन, दैट इज योर। तो ये टी को तो एस लिख देते हैं सर, सॉरी सरफेस टेंशन एस बोला है ना, तो सरफेस टेंशन की जगह पे टी की जगह पे क्या लिख लेंगे, एस, टी की जगह पे एस। इज दैट ओके? बोलो। तो सर टेंशन डेवलप का शॉर्ट ट्रिक तो हमको बता दिए हुए हैं। टेंशन डेवलप का ऐसे केसेस में जब रेडियली आउटवर्ड फोर्सेज लग रहे हो तो ये हो जाएगा सिग्मा एस डी एल, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 2 सरफेस है, डिवाइडेड बाय 2 पाई, यस और नो। तो सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा सर, डीएल डीएल को जोड़ूंगा तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2s r। लेकिन ये जो रटा हुआ होगा उसको याद होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लीजिए हमको, एक मिनट सर रुक जाइए, मान लीजिए कि हमको बेसिक प्रोसेस से चलना होता, हमको बेसिक प्रोसेस से चलना होता, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं रस्सी का, इधर की तरफ क्या आता T और इधर की तरफ क्या आता, इसको सेंटर पे कितना एंगल बना लेते हैं डी थीटा, कितना एंगल, यहां पे क्या बना देते हैं एक टेंजेंट, यहां पे क्या बना देते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल डी थीटा बाई 2 और ये एंगल भी डी थीटा बाई 2, यस और नो। तो ये 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल, ये डी थीटा बाई 2, ये कितना हो गया 90 माइनस डी थीटा बाई, तो ये कितना हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, यस और नो। और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स किधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, नहीं कितना, सरफेस टेंशन इनटू, यस और नो। तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई 2 दोनों, तो टी साइन डी थीटा बाई 2 और टी साइन डी थीटा बाई 2 जुड़ जाएगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2 कितना s इंटू डी एल। तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं छोटा होने पे, तो अपन इसको क्या लिखेंगे t इंटू डी थीटा, 2 कट गया, यस और नो, साइन थीटा को थीटा लिख दिए, और ये क्या हो जाएगा डीएल, डीएल कितना हो जाएगा r इंटू डी थीटा। अच्छा s इंटू डीएल कितनी बार, s इंटू डीएल कितनी बार, पक्का ना, टॉप के लिए और मतलब ऊपर नीचे दोनों, तो यहां पर भी आ जाएगा डी थीटा, डी थीटा कट गया, टी का वैल्यू कितना आ गया 2s, वही वहां भी आया था, बोलो, ये रेडियस को r मान लेना। ये शॉर्ट ट्रिक था कि सरफेस मतलब टेंशन डेवलप का फॉर्मूला ये होता है कि सारे रेडियल फोर्स को जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दो, और ये जेन्युइन मेथड है, जो भी ठीक लगे उसको लिख लो, ठीक है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये अगर शॉर्ट ट्रिक वाला बात समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रॉपर मेथड से यहाँ किए हुए इसको भी लिख लेना। सरफेस टेंशन के का बहुत सारा चीज अभी बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको करते हैं, ठीक है, बाय बाय।